अच्छा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, मैम दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट, हमने बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया है। उसके अंदर हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ा, एनसीआर होता है क्या उसके बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, फिर उसके अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमने लिखे। ठीक है, तो हमने जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन में वो भी हमने सीखा था स्टूडेंट। तो आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म, एंड उसके बाद हम मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ कि बाइनोमियल कुछ दिया है, अगर मैं बोलूँ इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, मतलब बीच वाली टर्म, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम थियरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एवरीवन आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले, तो पेपर एंड पेन लेके बैठिए और आपका कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन दिया है, उसमें से कोई भी 2 मैं कर देती हूँ, एक होमवर्क में, मतलब आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कोई 2 ले लेती हूँ, आप बताइए कौन सा वाला लेना है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मैं कर दूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट सबको पता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, गुड इवनिंग रितिका। तो यहाँ पे एक बार मैं वापस से लिख देती हूँ बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांशन है कैसा लिखते हैं। ठीक है, अगर मैंने ए और बी वेरिएबल लिया है और मैं एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर ले रही हूँ यहाँ पे, मतलब एन नेचुरल नंबर ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एंड वाई यूज करना चाहूँ तो वो भी यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज आपने ए एंड बी के फॉर्म में एनसीईआरटी बुक में पढ़ा तो वही लिख देती हूँ, ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन क्या होता है स्टूडेंट, एन सी 0 ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर 0। ओके, बी टू द पावर 0 लिखना चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस एन सी 1 इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म की बात की जाए तो मिलेगा एन सी एन, ए का पावर 0 हो जाएगा, बी का पावर हो जाएगा आपके पास एन। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ऑब्जर्वेशन जो भी किए थे वहां से हमने एक और चीज लिखा था, यहाँ पे हमने ऐसा किया था। ठीक है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, यही चीज यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो सेम ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2x है। ठीक है, अदरवाइज ये चीज भी हमने पढ़ी थी, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एन सी 0, ठीक है, प्लस एन सी 1 एंड इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, जिसको याद नहीं कैसे किया था स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, ए की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, बी की वैल्यू x ले लीजिए, जस्ट यही करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, तो वहां से हमने जस्ट टर्म को रिप्लेस किया था। दोनों से आप चाहिए डायरेक्टली यूज कीजिए, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये। किसी को डाउट है किसी में, प्लीज पूछिए। ये मैंने कैसे लिखा था, सेम यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही यूज किया था। उसके बाद हमें पता था एनसी 0 इज सेम एज एनसीएन। ठीक है, ऐसे ही हमने जो भी ये पढ़ा था एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो यहाँ से हमने ऐसा लिखा था। एंड स्टूडेंट अभी एक और चीज आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे एनसीआर जो दिखता है ना आर का, जहाँ पे वैल्यू ओड हो जाता है वहां पे माइनस साइन आपको दिखेंगे, मतलब ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो ये वाली मेन चीज है, ये वाला याद रखिए, ये वाला भी बहुत जगह यूजफुल होता है, तो आप ये वाला भी रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले वाला एक्सपांशन चलो सोल्व करते हैं अभी। तो पहले वाला ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपांशन हमें लिखना है, तो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5। स्टूडेंट मुझे बताइए, मैं ओरिजिनल वाले से लिखूं या ये जो मैंने अभी सेकंड वाला जो लिखा है स्टेटमेंट वहां से लिखूं? आप बताइए, अगर मैं सेकंड वाले से लिखना चाहूँ तो भी सेम आंसर आएगा, और बाइनोमियल थ्योरम का ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है उससे से भी सेम आंसर आने वाला है। सेकंड वाले से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, में सेकंड वाला। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लस एक्स की जगह यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना अच्छे से, एन की वैल्यू है 5, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म हमारा 5c0। एंड यहाँ पे फिर मैंने बताया क्योंकि माइनस साइन है तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे मिलेगा -5c1, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2x का पावर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है
जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो आप चाहे तो 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन का भी ऐसे लिख लीजिए, सिर्फ टर्म में आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस मिलेगा 5c2 इंटू 2x का स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखना, जो r की वैल्यू है वही ये जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनस आ जाएगा आपके पास 5c3 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x का पावर 3। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप यहाँ पे प्लस लिखना चाहें ना तो प्लस लिखेंगे, लेकिन फिर ब्रैकेट में आपको पूरा -2x लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ, जहाँ पे आपको 2x का पावर देखो, क्योंकि अगर मैं ये यहाँ पे प्लस करके ब्रैकेट में -2x, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो कि ये आपका जो -2x है, जैसे यहाँ पे b की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे -2x की पावर और लेंगे तो आपको पता है माइनस साइन दिखेगा एक्सपेंशन में, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कौन मुझे बताएगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारी प्लस में आएगी। एवरीवन प्लीज सोल्व विद मी। यहाँ पे आप चाहे तो ओरिजिनल जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है 5c4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2x का पावर की पावर 4। हाँ 2x उसका होल पावर 4। अगर आपने माइनस लिखा होता तो भी आपको पता है स्टूडेंट, माइनस का इवन पावर होता तो प्लस साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लस साइन आया, यहाँ पे फिर आपका माइनस आएगा। मैंने ना ब्रैकेट में -2x लिया है। वेरी गुड, सही है, तो भी सेम चीज आएगा। अब देखो आपने इधर माइनस लिए ना, तो यहाँ पे सब जगह आपने प्लस लगाया होगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला ये जो यूज किया है ना आपने, तो आपने सही किया है, तो वहाँ पे आपने x की जगह -2x लगाया। मैंने डायरेक्टली ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा था ना वहाँ पे 2x लिखा है, अगर मैं वहाँ पे -2x लिखती तो बेसिकली प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस आ जाता। जैसे सेकंड टर्म में माइनस दिख रहा है, फिर फोर्थ टर्म में माइनस दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है मैं ये कहाँ से लेके आई? किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, अगर किसी को डाउट है तो एक काम कर सकती हूँ मैं यहाँ पे सब जगह प्लस लगाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस लगाए और यहाँ पे ब्रैकेट में देख ले माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी -2x, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एंड यहाँ पे 5c5 और इंटू -2x का पावर 5। ठीक है, अभी सही है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अभी आपको पता रहेगा जहाँ पे -2x का पावर ओड है वो वाले केस में माइनस साइन दिखेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताइए 5c0 की वैल्यू क्या आएगी, कोई मुझे बताएगा? 5 एनीवन? 5c0 5 आएगा कि 1 आएगा? 1 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका मतलब क्या है होता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें वैसे, मतलब 5 ऑब्जेक्ट है, अगर हम उनमें से कोई भी क्या है सिलेक्ट ही नहीं कर रहे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक ही बनेगा, कोई सिलेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 पेन है, आप कोई भी पेन यूज ही नहीं कर रहे तो कितना वे है आपके पास? एक ही वे है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1। चेक कर लेते, किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? गरिमा आपने हैंड रेज किया है, गरिमा प्लीज बताइए। देखिए यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, 5c0 की वैल्यू 1 कैसे है? किसी को डाउट है तो आप ऐसे लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 1 आया। यस गरिमा आपको कुछ डाउट है? डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्लस करके ये ब्रैकेट में -2x ले लिया, तो यहाँ पे आपको पता माइनस आने वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रही हूँ। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए 5c1 की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, सो यहाँ पे 5 इंटू, मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिखने वाली, 5c1 की वैल्यू 5 इंटू -2x कितना होगा? -10x। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 सेकेंड, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5c2 की वैल्यू कितनी आती है? 5c2 एंड 5c3 की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 5c2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 इंटू 4 लिख रही हूँ क्योंकि 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 10 आया ना सबका? प्लीज बताइए, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 आएगा इसकी वैल्यू, लेकिन अभी कोएफिशिएंट देख रहे, 5c2 की वैल्यू 10 आई, लेकिन -2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगी? 40। एवरीवन प्लीज चेक इट केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे 40x स्क्वायर हो गया। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट, 5c3 की वैल्यू भी 10 आई, लेकिन -2x का क्यूब है, तो मतलब ये माइनस साइन आएगा, 8 यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे 10 -80 हो गया,
80 इंटू एक्स क्यूब। ओके, उसके बाद की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये 5C4 की वैल्यू सेम हो जाएगा 5C1 के, ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी 5 आता है, ये 5 हो गया, एंड माइनस 2x का पावर 4, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो गया, ठीक है। 16 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 5 जा 80, एंड यहाँ पे आपको x का पावर 4। किसी को कुछ डाउट है, कुछ मिस्टेक है तो प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। 5C4 ये कैसे आया, ऐसे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 5 आया, ठीक है। एंड लास्ट की बताइए, लास्ट में क्या आता है एवरीवन, लास्ट में आपको मिलेगा 5C5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और माइनस 2x का पावर 5 करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 32x रेज टू पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 32 इंटू एक्स रेज टू पावर 5। तो आपको ऑब्जर्व करेंगे ऑल्टरनेटली, देखो प्लस साइन माइनस साइन प्लस माइनस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए जो हमने लिखा है सही है कि नहीं, क्योंकि हम ओरिजिनल की बात करते हैं, जो हमारा बाइनोमियल इसका एक्सपांशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स कितना है स्टूडेंट, 5 है, तो कितने टर्म मिलने चाहिए अपने को, 6 टर्म, इससे एक टर्म ज्यादा, जो इंडेक्स है उससे एक टर्म यहाँ पे, मतलब आपका इंडेक्स में एक ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6 टर्म्स आपको मिलेंगे। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5 इज 1 माइनस 10x प्लस 40 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 80 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 80 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 32 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 5। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए, सबको समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम का जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाला यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ स्टूडेंट, कर पाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे x/2 माइनस क्या है हमारे पास, ओके नहीं 2/x है, माइनस x/2 ऐसा है, 2/x, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास है 2/x माइनस x/2, 2/x माइनस x/2 होल रेज टू पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे पता है कैसे लिखेंगे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5C0 इंटू 2/x, इसका पावर कितना हो गया 5, एंड जो दूसरी टर्म का पावर 0, तो नहीं लिखेगी तो भी चलेगा पहले वाले में, क्योंकि उसका पावर 0 होगा, ठीक है। ये वाली माइनस x/2 का पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, 5C1 ये हो जाएगा आपका 2/x, इसका पावर एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 5 था यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड माइनस x/2 इसका पावर 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा 5C2 इंटू 2/x, इसका पावर 3 हो जाएगा, एंड माइनस x/2 इसका पावर हो जाएगा 2। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे अगर जस्ट कंपेयर करेंगे a प्लस बी से, तो यहाँ पे जो b का पावर कौन सा आता है, जो एनसीआर में r की जो वैल्यू होती है ना, वही b का पावर में आता है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे से। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो पहली वाली a की पावर में क्या आता है, जो n है n में से आपने r सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा 5C3 इंटू 2/x, इसका पावर 2 हो जाएगा, इंटू माइनस x/2 इसका पावर हो गया 3। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करें, 5C4 इंटू 2/x, इसका पावर 1 हो जाएगा, इंटू माइनस x/2 इसका पावर 4। एंड लास्ट टर्म में स्टूडेंट क्या मिलेगा, 5C5 एंड 2/x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इंटू माइनस x/2 इसका पावर 5, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अभी एक्सपांड इसको आप लोग को करना है, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, बताइए। यस मैम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है स्टूडेंट, आपको ये पता चलना चाहिए कि है यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि क्या कैसे मिला आपको, देखो ये जो ब्रैकेट में आपको मिल रहा था वो क्या है, 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका कुछ इंडेक्स हमें पता है, तो उसको हम एक्सपांड करके लिख रहे हैं। तो आपको इतनी चीज पता चलेगी, इंडेक्स अगर 5 है तो टर्म कितनी आएगी एक्सपांशन में, 6 टर्म, ठीक है। तो ये आपको एक्सपांड करना है, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये थर्ड वाला होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, दिस वन, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में भी
डिस्कस किया था, जस्ट अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम ही है, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपको इसके एक्सपांशन में 7 टर्म्स मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं, प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे अगर किसी को डिफिकल्टी हो रहा है ना कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। यहाँ पे NCR is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में तो आपको सोल्व करना आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे फिर आपको वैल्यू भी उनका याद रहेगा कि n ऊपर कुछ भी रहने दीजिए, नीचे 0 हुआ, जैसे मैं बोलूँ 5C0, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। NCN हो, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5C0, इसका वैल्यू 1 आएगा, एंड अगर मैं बोलूँ 5C5 तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको क्या है, देखो यहाँ पे एक नंबर दिया है, यहाँ पे एक नंबर दिया है, तो दोनों का कंपेयर करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, देखो पहले वाला जो दिया है स्टूडेंट, आप देख के बता सकते हो, जैसे मैं ये वाला कंसिडर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट मी राइट डाउन 1.01, इसका पावर कितना दिया स्टूडेंट आपको, 10 लाख, मतलब 1 के बाद आपको 6 जीरो दिख रहा है, कैलकुलेट, हाँ 6 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.01 उसका पावर 10 लाख दिया स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है कि बताना है कि ये नंबर बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला जो है, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 1.01 है, उसको मैं 1 प्लस ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट, 0.01 होल रेज टू पावर 10 लाख। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, लिख सकते हैं ना ऐसा हम। और अभी हमने Yes, ma'am. पहले सीखा भी था 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपांशन होता क्या है, वो अगर आपको याद रहेगा स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्विकली हो जाता है। कौन से वाले की बात करी वो अभी मैं लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। सो 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 होल रेज टू पावर 10 लाख। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपांशन से लिखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वाला जो अभी मैं बताया था आपको, ये वाला 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये हो जाता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 NCN इंटू एक्स टू द पावर n, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, पहले हो जाएगा मेरे पास 10 लाख, C0. हाँ तो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से लिखते हैं इसको, ये C0 प्लस n की वैल्यू ये हमारे पास ना 10 लाख, 3 4 5 6 6 जीरो से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा C1 इंटू एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे है 0.01, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद की टर्म अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन हमारा 2 टर्म भी लिखेंगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। आप उसके आगे की टर्म लिखना चाहे तो लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ ऐसा लिख के बता रही हूँ, प्लस सम पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 लाख C2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.01 का स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आपको मिलेगा अभी जो बाकी टर्म्स लिखेंगे वो कुछ आपको पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, आप लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, अदरवाइज हमें 2 टर्म से भी अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स तो स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखिए आप, एंड यहाँ पे प्लस डॉट डॉट करके लिख सकते हो, प्लस सम पॉजिटिव नंबर, या पूरा लिखना चाहे तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई, आप प्लस डॉट डॉट करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इतना क्यों लिखा, ओनली 2 टर्म क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि 10,000 बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है किसी को, प्लीज बताइए, डाउट है। ओके स्टूडेंट, तो अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस सम पॉजिटिव नंबर, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, 10 लाख C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसा लिखना चाहे तो डॉट डॉट करके आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे 2 टर्म लिखा, उसी से भी मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, हु विल टेल मी दिस वन, 10 लाख C0, जैसे अभी मैंने बताया था, एंड कुछ भी हो नीचे 0 दिख रहा है तो इसका वैल्यू 1, वेरी गुड। एंड इसकी बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे 10 लाख C1 मतलब 10 लाख अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसमें से अगर आप एट ए टाइम एक सिलेक्ट करें तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10 लाख,
ठीक है, ये वाला जो ऊपर दिखता है NC1 इज सेम एज N। ठीक है, आप चाहे तो वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 लाख 34560 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 0.01 प्लस सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। No. अच्छा स्टूडेंट, कौन मुझे बताएगा यहाँ पे, अभी मैं 10 लाख को 0.01 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर सबको आइडिया रहेगा 0.01 इज नथिंग बट 1/100। आप 0.01 को 1/100 करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो। तो आपको पता है यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। Yes. 10 लाख में से 2 0 निकल जाएगी, तो मिलेगा क्या आपको यहाँ पे? 10,000. 10,000. हाँ, यहाँ पे आपको 10,000 चेक कर लेते। ये 10 लाख ही है ना ऊपर, अगर बात करें, हाँ 10 लाख ही है आपका ये। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो आपका 2 0 कम हो गया, कितने जीरो मिले? एक 1 के बाद आपको 4 0 मिला, ये 10,000 आपका हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है? एंड यहाँ पे प्लस सम पॉजिटिव नंबर, सम पॉजिटिव नंबर। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10,000 का टर्म दिख रहा है यहाँ पे इसके एक्सपांशन में, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। एग्री करोगे कि नहीं? क्योंकि इसके ये देखो 10,000 से डेफिनेटली बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो विच इज ग्रेटर देन 10,000। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ देयरफॉर। अच्छा, किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख जाएगा। अच्छा, अभी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा यहाँ पे 10,000 दे, कभी हो सकता है 1,000 दे दे या 100 दे दे, तभी भी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख, ओके, दिस इज ग्रेटर देन 10,000। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। सबको समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 10,000 की जगह हो सकता है आपको 1,000 दे दे, या उसकी जगह आपको 100 दे दे। तो कंपेयर करना इजी है। जस्ट क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है कि जैसे 1.01 होल रेज टू पावर कुछ दिया है, तो आप इसको बाइनोमियल थियरम से उसका एक्सपांशन लिख सकते हो। तो 2 या 3 टर्म मैक्सिमम लिखिए, बाकी प्लस सम पॉजिटिव नंबर ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया रहेगा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, क्योंकि हमें 2 टर्म से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जिस नंबर से कंपैरिजन करना है, ये वाला आपको पता है, वो वाले टर्म डेफिनेटली आपको इसके एक्सपांशन में दिख रही है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। एवरीवन? No, ma'am. स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10,000। ओके, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट दिस। अच्छा स्टूडेंट, इसको अभी करने के कई मेथड। एक तो मेथड जैसे अभी हमने लिखा था 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखा था ना स्टूडेंट। तो आप चाहे तो वो यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 6 है, इवन पावर है। ठीक है, आप बोलेंगे मैम x माइनस 1 का पावर नहीं सीखा था, क्योंकि वहां पे 1 माइनस एक्स का लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम तो पता ही है स्टूडेंट, वो लिख सकते हैं वहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे x प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस एक्स, लेकिन आप बोलेंगे मैम ये जो x माइनस 1 है, देखो ये x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 है। आप चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 रेज टू 6 हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, x 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6, और ये आपका क्या हो गया? प्लस 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली, ये वाला आपको एक्सपांशन पता है 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन कैसे लिखते हैं वैसे कीजिए, नहीं तो मैं बाइनोमियल जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसी से भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. मैं ओरिजिनल वाले से चाहिए तो ओरिजिनल वाले से लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू x बोल दीजिए, बी की वैल्यू 1। ठीक है, आपको अगर ये वाला यूज करना है तो सेम आंसर आएगा, आप चाहे तो डायरेक्टली लिखिए। तो मैं ओरिजिनल वाला लिख देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाली लिख लेते हैं x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम स्टेटमेंट में a की वैल्यू x ले रही हूँ और b की वैल्यू 1 ले रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लीज ध्यान दीजिए, 6c0। ठीक है, तो x का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो हमने एक्सपांशन का जो लास्ट में लिखा था
उसी से भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 ली है, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 6c1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 5 इंटू 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 ही आने वाला है, मैं वो नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, टेंशन मत लीजिए, 6c1 की वैल्यू सेम है 6c5। बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम में रिजल्ट दिखाया था ना आपको, एक सेकंड, वही चीज मैं यूज कर रही हूँ। एक सेकंड यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला वही चीज है, ये वाला जो मैं टिक कर रही हूँ ना, यही वाला चीज है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए उसका, यहाँ पे हमने लिखा है इतना, तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया है, फिर आप लिखेंगे 6c2 इंटू एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का पावर अगर आप 2 भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्यों 1 क्यों दिखा नहीं रही हूँ? क्योंकि बाकी 1 का पावर 0 लेंगे, 1 का पावर 1 या 2, तो बेसिकली 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, ये आपके पास हो जाएगा 6c3 एंड यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 6c4, यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6c5x, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या मिलेगा 6c6 एंड यहाँ पे x का पावर 0। ठीक है, एंड 1 का पावर 6 मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं? समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। यस। तो हम ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि आपको पता है 6c6 की वैल्यू इज सेम है 6c0, जो हमने एक्सपांशन में लिखा था ना 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, वही चीज है। सिर्फ यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है आप उसको NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R उससे रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ से सिर्फ आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आने वाले। ठीक है, मैं अभी ज्यादा सोचने वाली नहीं हूँ, जस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ठीक है, वही लिखने वाली। ये पहले ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस अभी आपके पास हो जाएगा 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6, फिर माइनस साइन आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। किसी को डाउट रहेगा माइनस क्यों आया? क्योंकि अगर आपने b को लिया है -1, तो -1 का पावर 1 करेंगे तो बेसिकली माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे माइनस, एंड उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, माइनस हो गया यहाँ पे, फिर प्लस आएगा आपके पास 6c2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस, ओके यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, भी माइनस आएगा ऑल्टरनेटली, माइनस 6c3 एक्स का पावर आपके पास 3 हो जाएगा प्लस 6c4, एंड यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 6c5, यहाँ पे आपके पास मिलेगा x, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए तो वो आपके पास प्लस C6 किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए, यहाँ पे मैंने जो चीज लिखा है सही लिखा है कि नहीं, कुछ मिस्टेक है तो बताइए। एवरीवन चेक कर लीजिए यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन है कि नहीं, दिख रहा है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा स्टूडेंट, अभी कुछ टर्म कैंसिल हो रहे डायरेक्टली, पता चल रहा है ना आपको कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? ये वाली देखो, ये माइनस साइन था, वहाँ पे प्लस साइन, फिर यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आर की वैल्यू ओड दिख रही है ना, वो वाले टर्म आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और बाकी जो बचेगा स्टूडेंट उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो बचेगा हम यहाँ पे लिखते हैं। बेसिकली क्या मिल रहा है आपको 2 टाइम्स, ठीक है, क्या मिलेगा 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6। आप चाहे तो इधर भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो बाद में सोल्व करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म 2 बार दिख रही है आपको, तो 2 टाइम्स 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6, ये 2 टाइम्स मैंने बाहर ही लिख दिया है 6c2 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, एंड प्लस आपको मिल रहा है 6c4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6c6। किसी को कुछ डाउट और कोई टर्म आने वाली है क्या? इतना ही आएगा ना स्टूडेंट, चेक कीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी जस्ट वैल्यू मुझे बताना है इसका, नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे 6c0 कितनी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 6, मतलब एक्स टू द पावर 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, कहाँ पे हमारे पास प्लस 6c2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई मुझे बताएगा? 6c2 की एंड 6c4 की वैल्यू दोनों की सेम आने वाली है। आप एक कैलकुलेट कर लीजिए, 6c2 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो मतलब मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा लिखने वाली। ठीक है, तो 2 1 2 3 15 आया स्टूडेंट, चेक कीजिए। यस मैम। प्लस 15, वेरी गुड, यही आ रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस मैम। हाँ,
ठीक है। सो 15 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म की बात की जाए, वो कांस्टेंट आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे 6c6, कितना आएगा, 1 ही आएगा, जैसे अभी बात करी थी 1। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1। एंड ये किसका आंसर है वो हम लिख देते हैं, ये इरेज कर देती हूँ। और ये जो हमें मिला है स्टूडेंट, इसको लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट, हमने क्या कैलकुलेट किया था, x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, ये कैलकुलेट किया था। एंड अभी क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट हो गया है, तो उन्होंने बोला है पर्टिकुलरली इन्होंने x की वैल्यू √2 ले ली है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। सो देयरफॉर √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट x को किससे रिप्लेस करना है आपको, √2 से। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से लिखते हैं 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे मुझे आप बताने वाले सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √2, उसका पावर 6 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू √2 का पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 का पावर 2 प्लस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, 2 इंटू, अच्छा √2 का पावर 6 कितना आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। कैसे, √2 इंटू √2 इंटू √2, आप 6 बार √2 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का स्क्वायर आता है, वो 2 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये 8 हो जाएगा, मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, आप लोग कैलकुलेट कीजिए। √2 का पावर 4 करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। सो 15 4 60, ओके, यहाँ पे कितना होगा, √2 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 प्लस 1, एवरीवन प्लीज चेक द कैलकुलेशन। तो ये हो गया 2 इंटू ये 60 प्लस 30 90, 1 प्लस 8 99, एवरीवन प्लीज चेक वेदर वी आर गेटिंग आंसर 198 और नॉट। सबको ये मिल रहा है, Yes. कोई बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 198। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो ये वेरी गुड, शिवानी ने भी आंसर दिया, कितने स्टूडेंट ने आंसर किया है यहाँ पे, इशिता, राशि, शिवानी, राधिका, एंड ऊपर भी उन्होंने आंसर दिया था। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने पहले भी आंसर दिया था, कांचन, शिवानी, इशिता, मैंने अभी आपका चेक किया है। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो एक चीज याद रखिए, बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांशन होता है ना, जो मेन स्टेटमेंट है, आप चाहे तो a प्लस बी होल रेज टू पावर n के फॉर्म में याद कीजिए, या x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, तो सिर्फ आपको वो पैटर्न पता मतलब पता होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है। वेरी गुड आंसर स्टूडेंट, निशा, नेहा, अदिति, गरिमा, शिवानी, राशि, इशिता, सौरव, राधिका, बहुत लोगों ने आंसर दिया, तो सबका आंसर 198 ही आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, ये हमने जो अभी बात करी स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा जनरल टर्म से आपको लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, या आपको यहाँ से डायरेक्टली दिखा देती हूँ मैं, अगर आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सपांशन दिया, जैसे a प्लस बी होल रेज टू पावर n, तो अभी जैसे आपने टर्म्स लिख के मुझे बताई, लेकिन इन जनरल अगर हम टर्म्स को लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज लेट अस रीड द थियरी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। याद है लास्ट टाइम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, अगर हम लिख रहे हैं a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिख रहे हैं, तो आपको पता है उसके अंदर आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलेगी, ठीक है। और आपको पता है उसको कैसे लिखते हैं, वो भी आपने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये वाली जनरल टर्म हम ऐसा लिखते हैं, मतलब जनरल टर्म मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं r प्लस 1th टर्म, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे t, फिर सफिक्स में नीचे लिख रही है r प्लस 1, और ये क्या होता है NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म निकालनी होगी तो NC0 इंटू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0। तो ये आपका जनरल टर्म है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये एक्सपांशन a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, तो जनरल टर्म मतलब यहाँ पे r प्लस 1th टर्म, और उसको लिखते हैं ऐसा NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। Yes. Yes, ma'am.
अच्छा स्टूडेंट, आपको सबको इतना पता चला, अगर हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स n है तो एक्सपांशन में n+1 टर्म आती है, ठीक है। तो अभी अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं, मिडिल टर्म होता है क्या, जिसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आपने जो आइडेंटिटी अभी तक पढ़े वो वाला a+b² ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, और ये होता क्या है a² + 2ab+b²। अगर ये आप बाइनोमियल एक्सपांशन से भी लिखेंगे, इंडेक्स n की वैल्यू 2 लेके, तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैंने क्या लिख दिया है, ये एक्सपांशन लिख दिया है। आपको पता है 3 टर्म मुझे मिल रही है, तो अगर मैं इसमें मिडिल टर्म की बात करूँ तो सब लोग यही वाली बात करेंगे कि जो सेकंड टर्म है वो मिडिल टर्म है। एग्री करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज बताइए। यस सर। यस टर्म है, 3 टर्म है, तो बीच वाली टर्म ये होगी ना यहाँ पे, मतलब ऐसे टर्म जिसके आगे पीछे दोनों जगह बराबर आपको नंबर ऑफ टर्म दिख रहे हैं ना, तो ये आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, इंडेक्स 2 लिया था, ठीक है। अगर सपोज मैंने ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स 3 ले लिया, तो वो वाले केस में आपको पता है 4 टर्म मिलने वाली है। कौन सी है मैं लिख देती हूँ, a³ + 3 टाइम्स a² + 3 × a×b² + b³। अभी कैसे डिसाइड करेंगे, 4 टर्म दिख रही है, अगर मुझे मिडिल टर्म की बात करनी है तो स्टूडेंट याद रखिए, जब यहाँ पे इंडेक्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स अगर आपका क्या हो जाता है, ओड, जैसे यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली n की वैल्यू 3 ली है, तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में आपको 4 टर्म मिलेगी, तो वो वाले केस में आपको 2 मिडिल टर्म मिलेगी। तो ये वाली, ये देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ दूसरे कलर से, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म यहाँ पे मिडिल टर्म कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अगर आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है होल रेज़्ड टू पावर जो n है, अगर वो n आपका इवन आता है तो आपको पता चलेगा उसके एक्सपांशन में n+1 टर्म्स आने वाला है। अगर n इवन है तो n+1 ओड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो उसमें एक ही मिडिल टर्म आएगी, वो इजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जैसे 5 टर्म हुआ तो मिडिल टर्म थर्ड वाला टर्म हो जाएगा, 7 टर्म्स हुआ तो उसका मिडिल टर्म की बात करें तो कौन सा वाला टर्म हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यस मैम। यस मैम। एंड जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पे इंडेक्स आपका क्या होता है, ओड, इंडेक्स ओड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स वो एक्सपांशन में इवन मिलेगी, वो वाले केस में 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। वो एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। सो इन जनरल यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, इफ ओके, यहाँ पे रिगार्डिंग द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन a+b² तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, अगर n इवन है तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन विल बी n+1, तो n इवन है तो n+1 हो जाएगा ओड, तो वो वाले केस में आपको एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगी, वो हो जाएगी आप ऐसे, आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए स्टूडेंट, या ऐसे याद कर लीजिए, अदरवाइज दूसरा टिक में लिख देती हूँ यहाँ पे n+2/2, ये वाली टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगी जब आपका इंडेक्स जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का बेसिकली क्या है, इवन, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी है n+1+1/2 टर्म, तो सिर्फ याद रखिए जब आपका n इवन है, ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म एक्सपांशन में आपको ओड मिलेगी, तो आपको एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगी, और वो ऐसे निकाल सकते हैं n+2 / 2 टर्म, ठीक है। ये आपका, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज है, आप चाहे तो न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो n/2 + 1th टर्म ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज यस बताइए। मैम। ओके, तो ये कब लेते हैं स्टूडेंट, जब इंडेक्स जो है आपका ये एक्सपांशन में मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, जो अगर ये इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन में ओड मिलेगी, तो वो वाले केस में हमें क्या है, एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, और ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे n+2/2 टर्म, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट, जैसे x+2y होल रेज़्ड टू पावर 8, तो आपको पता है जो n की वैल्यू 8 है, तो ये एक्सपांशन में 9 टर्म्स मिलेगा, तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, 8+2/2, मतलब यहाँ पे 5th टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है, बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर n की वैल्यू हो जाती है ओड, मतलब यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सपांशन में n की वैल्यू जो इंडेक्स है वो ओड हो जाता है, तो वो आपको पता है उसके एक्सपांशन करेंगे तो आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, n+1 मतलब n ओड है तो n+1 इवन हो जाएगा, तो वो वाले केस में 2 मिडिल टर्म होगी, एंड उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ।
ठीक है, ये आप ऐसे याद कीजिए n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, या एक तो या ये जो दूसरा चीज लिखा है n+1 डिवाइडेड बाई 2 उसमें 1 ऐड किया है, या आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा याद कर दीजिए n+3 अपॉन 2th टर्म, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, ये दो मिडिल टर्म होगी, ये वाला एंड ये वाला। जब अगर आपका n क्या है ओड, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन विल बी इवन, तो वो वाले केस में दो मिडिल टर्म मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2x माइनस वाई होल रेज टू पावर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है 7 है, तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में 8 टर्म्स मिलेंगी, तो वो वाले केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलेगी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, n+1 अपॉन 2th टर्म एंड n+1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, मतलब यहाँ पे 4th एंड 5th टर्म आपका दो मिडिल टर्म्स हो जाएगी ये एक्सपांशन में। ठीक है एवरीवन? Yes. अच्छा स्टूडेंट, ये वाली बात आपको समझ में आई? अभी उन्होंने पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पे x+1 अपॉन x होल रेज टू पावर 2n। ठीक है, तो आपको पता है 2 इंटू n किया है, 2 से अगर कोई आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे n नेचुरल नंबर लिखा है पहली बार, तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप लोग एग्री करेंगे वो इवन हो जाएगा। 2 इंटू n इज इवन नंबर, मतलब यहाँ पे ये x+1 अपॉन x होल रेज टू पावर 2n है, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आपको इवन है, तो उसके एक्सपांशन में आपको कितने टर्म्स मिलेंगे? 2n+1, मतलब ओड मिलेंगे, ओड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरीवन एग्री करेंगे? तो इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल मिडिल टर्म का जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 2n+1 अपॉन 2th टर्म आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। एंड यहाँ पे जनरल जो फॉर्मूला है वहां से आप इसका टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाली बात? इसको सोल्व yes, किया तो ma'am. ये आया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? ऐसी टर्म जहाँ पे आपको जो वेरिएबल है ना उसका पावर 0 दिखे, मतलब बेसिकली आपको कांस्टेंट मिले। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूँ 5, सिर्फ 5 लिखा, उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये आप इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 5 इज सेम एज 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ऐसे टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? मतलब जहाँ पे वेरिएबल की पावर आपका, जैसे यहाँ पे एक्स की बात कर रही हूँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का पावर कितना है, एक्स का इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट, ये अभी हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इसके ऊपर कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज द टर्म वेयर द पावर ऑफ एक्स इज 0। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। तो अभी हमने स्टूडेंट जो भी पढ़े उसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी जो भी पढ़ा है जनरल टर्म, मिडिल टर्म, उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने वाले और आप लोग मेरे से पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस सोल्व सम क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे बोले फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन x+3 होल रेज टू पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना बहुत इजी है। क्या करेंगे? पहले जनरल टर्म लिख लेंगे। ठीक है, ये जो आपका एक्सपांशन है बाइनोमियल, इसमें जनरल टर्म आपको सबको पता है कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक मैं करती हूँ एक आपको करना है। ठीक है, एक मैं फर्स्ट वाला ले लेती हूँ या सेकंड वाला आप बताइए, कोई सा भी एक करती है, एक मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वाला आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, एकदम इजी है। कैसे करना है स्टूडेंट? जनरल टर्म लिखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं, x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट हमें बताना है x+3 होल रेज टू पावर 8 इसके एक्सपांशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? NCR, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8। ठीक है, 8CR, a की वैल्यू है x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x रेज टू पावर 8 माइनस r एंड इनटू क्या हो जाएगा? 3 का पावर r। किसी को डाउट है जनरल टर्म कैसे लिखा? डाउट है तो आप पहले ये लिख लीजिए, a+b होल रेज टू पावर n में जो जनरल टर्म क्या होती है ऐसा, वो वाला चीज लिख लीजिए, NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। एंड जस्ट यहाँ से आप देख लीजिए, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू है 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ओके, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें ये मिल गया और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपांशन। तो अगर स्टूडेंट मुझे x टू द पावर 5 का
कोएफिशिएंट बताना है ये एक्सपांशन में, तो मुझे ये तो पता चल गया है कि जनरल टर्म ऐसी रहेगी ये एक्सपांशन में, ठीक है। तो अगर मुझे x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चेक करना है तो बेसिकली जो जनरल टर्म में जो आपने x का जो इंडेक्स है वो इक्वल टू 5 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख लीजिए टू गेट, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 8। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो जनरल टर्म है जो यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है x का 8 माइनस r, दिख रहा है सबको? तो ये वाली जो इंडेक्स है इक्वल टू 5 होना चाहिए ना, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आ रहा है। एक तो तरीका है कि आप पूरा एक्सपांशन लिखेंगे, लेकिन पूरा एक्सपांशन लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछे तो क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा है ये वाले एक्सपांशन में, तो मैंने जनरल टर्म लिख दिया है। और अभी हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है x टू द पावर 5 पर, ये वाले x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 8 में। तो क्या करेंगे, ये जो पावर है x का जो इंडेक्स है यहाँ पे है 8 माइनस r, उसको किससे कंपेयर करेंगे, बेसिकली 5 से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ से हमें क्या होगा, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें एक बार r की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको यहाँ पे जस्ट r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जनरल टर्म में। तो आपको जो x के पावर 5 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर, वो बताना है बेसिकली, ठीक है। टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस, तो यहाँ पे हमें मिला 8 माइनस r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 8 माइनस, ऐसा लिख सकती हो कि नहीं? Yes, तो ma'am. वेरी गुड। तो सबको r की वैल्यू 3 मिल रही है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो r की वैल्यू 3 कहाँ करना है, यहाँ पे जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर भी बता दिया है 1512। लेट अस चेक स्टूडेंट। तो अभी r की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे t 3 प्लस 1, मतलब 4 टर्म आपका होने वाला है बेसिकली। एंड ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ वापिस से, 8cr, ठीक है, मतलब 8c3। एंड यहाँ पे x का पावर 5 ही हो जाएगा स्टूडेंट, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। इंटू 3 का पावर कितना आएगा आपके पास, 3। 3. लेट अस सिंप्लीफाई स्टूडेंट दिस वन। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, t4 मिल रहा है 4 टर्म। एंड 8c3 का वैल्यू कौन बताएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। Ma'am, 56. 56 आ रहा है, एक सेकंड में दिखा देती हूँ स्टूडेंट आपको। हाँ, ये 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6। वेरी गुड, ठीक है। 6 कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पे 56 इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड 3 का पावर 3 मतलब 27, सही है ना? चेक कीजिए। एंड Yes, अभी ma'am. मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट आई थिंक सब लोग कर पाएंगे, एक बार दिखा देती हूँ। 7 6 42, 5 7 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो कितना, 39। एंड यहाँ पे 12, 5 2 10 11, चेक कर लीजिए, ये 1 आया, ये 5। सो वेरी गुड स्टूडेंट, सबका कैलकुलेशन वेरी सबका करेक्ट है, 1512, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज T4 इज इक्वल टू 1512 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट समझ में आया स्टूडेंट, जो नंबर x टू द पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में पूछा था वो लिख देते हैं, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, इसके एक्सपांशन में बोला था उन्होंने यहाँ पे x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8 इज 1512। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सबने आंसर सही दिया है। आपने 5th टर्म बता दी, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपांशन इज 1512, ठीक है। अगर आप इतना लिख के छोड़ेंगे तो वो आपने टर्म फाइंड कर दी है, ठीक है, 4th टर्म, लेकिन वो पूछ रहा कोएफिशिएंट बताइए, मतलब x रेज टू पावर 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। सेकंड वाला आपको ट्राई करना है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जनरल टर्म लिखेंगे एंड वहां से देखो, वहां से जस्ट कंपेयर करना है आपको। एंड यहाँ पे आर की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट करके
आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट ये वाला? ओके Yes, स्टूडेंट, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बोला है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपांशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जनरल टर्म में जो एक्स का जो पावर में आ रहा होगा एक्स के इंडेक्स में, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी आपका जो है वो जो टर्म है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, मतलब जब एक्स का इंडेक्स आपका 0 बनेगा तब। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे बताइए जनरल टर्म कैसे लिखे एवरीवन। मैं डायरेक्टली जनरल टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे, पे अटेंशन, टी आर प्लस वन, आर प्लस वन टर्म हो गई यहाँ पे, एंड ये क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू है 10। ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास हो गया 10 टी आर। ठीक है, यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन, रूट एक्स अपॉन रूट 3, एंड इसका पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस आर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर, और इसका पावर स्टूडेंट आर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया ना मैंने क्या लिखा है, जनरल टर्म कैसे लिखा, जस्ट कंपेयर कीजिए, पहले वाला टर्म ए है, दूसरे वाला बी है। ठीक है, ए प्लस बी होल रेज टू पावर 10 वैसा है। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, इसका जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म क्या हो गया, 10 सी आर इंटू ए का पावर 10 माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या करेंगे, क्योंकि आपको जो बी के जो दिख रहा है वहां पे भी एक्स का टर्म है ना, तो उसका थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 10 सी आर। अच्छा स्टूडेंट ये वाला बताइए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब है एक्स का पावर हाफ। ठीक है, एंड ओके एक्स का पावर हाफ हो गया यहाँ पे, एंड उसके मल्टीप्लाई में ये है उसका, क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ, एवरीवन पे अटेंशन, एक्स का पावर हो गया मेरे पास 10 माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, एंड आपने ये वाला सीखा था ए टू द पावर एम होल रेज टू पावर एन, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू द पावर एम एन। ठीक है, किसी को डाउट इसमें बताइए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे है रूट 3 का पावर 10 माइनस आर, मतलब 3 का पावर में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर अपॉन 2। एवरीवन, रूट 3 मतलब 3 का पावर हाफ। ठीक है, और उसका भी पावर 10 अपॉन, ओके उसका भी पावर 10 माइनस आर है बेसिकली। तो सारा इंडाइसेस का प्रॉपर्टी यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट अब मैं लिख देती हूँ, रूट 3 का पावर आर है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 3 का पावर आर बाई 2। एवरीवन, रूट 3 मतलब 3 का पावर हाफ, उसका पावर भी आर है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होके आर बाई 2 हो गया, 3 का पावर आर बाई 2। एंड इधर की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप 2 रेज टू पावर आर लिखेंगे, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स के बारे में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2r। किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. पक्का ना? तो यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, दिस इज इक्वल टू 10 सी आर। तो कोई स्टूडेंट मुझे ये बताइए, अगर मैं एक्स के पावर कंबाइन करके लिखूं तो क्या मिलेगा? Ma'am, 0. ये और ये पूरा बताइए, 0 तो लेना ही है, लेकिन उसको लेने से पहले पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं, तभी तो करेंगे ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाली हूँ इंडाइसिस का, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, दिस इज सेम एज ए टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस आर अपॉन 2, एक तो ये है एक्स के पावर में, और डिनोमिनेटर में बात की जाए तो एक्स का पावर में कितना है 2r। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये बेसिकली क्या मिलेगा, पावर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, इसमें से माइनस क्या करना है 2r। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, एलसीएम लेंगे आप 2 आएगा 10 माइनस आर माइनस 4r, तो जो मिलेगा हमें मिलेगा 10 माइनस 5r अपॉन 2, ये एक्स के पावर में मिलेगा। सो प्लीज एवरीवन, ये आपको रफ वर्क अच्छे से करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स के पावर में हमें मिल रहा है 10 माइनस 5r अपॉन 2, ये एक्स के पावर में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ से 3 का पावर लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट कौन बताएगा मुझे, 3 का पावर r अपॉन, ओके ये वाला इरेज करती हूँ मैं।
अच्छा पहले ये मुझे बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो जनरल टर्म लिखी तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि एक्स के जितने भी टर्म है सबको साथ में लेना है, ठीक है। √3 के टर्म इधर भी दिख रहे इधर भी दिख रहे थे हमें, तो फिर क्या 3 के पावर में हमने लिखा, अभी उनको भी थोड़ा कंबाइन करना है। तो यहाँ पे r/2 ये है 3 के पावर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो पावर आपको पता ही है ऐसा माइनस होने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा r-10 प्लस r, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 2r-10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसा कुछ मिलने वाला है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 का पावर हो गया मेरे पास, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा r-5। एवरीवन पे अटेंशन, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। इनटू में हमारे पास क्या है, ये 1/2 का पावर r, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्लीज बता दीजिए। अभी हम करें, Yes, ma'am. अभी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, अभी लिख सकते हैं द टर्म, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपांशन, तो कैसे लिखते हैं, टू गेट द टर्म independent of x, we should have okay, ऐसे लिख सकते हैं, टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x we should have index of x equal to 0, we should have 0 as index of x in general term। या ऐसा यहाँ पे ये वाली बात समझ में आई जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिकली आप चाहे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है बेसिकली, तो जनरल टर्म में जो लिखा है ना हमने, एक्स का जो इंडेक्स है उसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो वी शुड हैव 0 एज इंडेक्स ऑफ एक्स इन द जनरल टर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर देख लेते हैं एक्स का इंडेक्स क्या है, हमें 10 - 5r/2, तो लिख देते हैं दिस इंप्लाइज 10 - 5r/2, ये कितना होना चाहिए स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात, प्लीज बताइए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 - 5r आपका हो जाएगा 0, एंड यहाँ से मुझे r की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 5r, एंड यहाँ से अगर आप r की वैल्यू मुझे बताएंगे तो r की वैल्यू आई थिंक 2 आ रहा है, Yes, एवरेज ma'am. 2 आ रहा है, तो मतलब अभी r की वैल्यू 2 आपको जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। सो दिस ओके, यहाँ पे स्पेस है नहीं तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको r की वैल्यू, मतलब यहाँ पे t2 + 1, ठीक है। थर्ड टर्म आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे जस्ट आपको एक सेकेंड यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 10c2, तो 10c2 इंटू एक्स का पावर, क्योंकि आप r की वैल्यू जैसे ही 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है x का पावर 0 हो जाएगा, तो ये मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, ठीक है। x का पावर 0 हो जाएगा, ये मतलब x का पावर 0 मतलब 1 हो गया। एंड अभी 3 का पावर कितना हो रहा है स्टूडेंट, 2 - 5, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 3 का पावर 2 - 5 इंटू 1/2 हमारे पास r था, r मतलब 2, तो इसको सिंप्लीफाई करना है एवरीवन, एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज योर आंसर। 10c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, सो 10 इंटू 9, एंड यहाँ पे 2, तो ये मुझे लगता है 45 आ रही है, 45 है। एंड ये 3 का पावर -3, 3 का पावर -3 मतलब यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 3 का पावर 3, ठीक है। क्योंकि पावर नेगेटिव में है, अगर मुझे पॉजिटिव बनाया तो मैं डिनोमिनेटर में लेके गई इसको, एंड ये आपका 1/4 है। एवरीवन सोल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म ये हमें मिल रही है। तो ये हो गया 45, एंड ये आपका 1/27 है इंटू 1/4 है। सो स्टूडेंट 9 3 जा 9 5 जा, तो मुझे लग रहा है आपको मिल रहा है यहाँ पे 5/12, ठीक है। तो ये आपका कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म t3, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, सबको यही आंसर मिला है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो थर्ड टर्म है, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, एक पेज ऐड कर देती हूँ, देयरफॉर थर्ड टर्म इसमें क्या लिखा, थर्ड टर्म
इज इन द गिवन, ये वाला पूरा एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। ओके, थर्ड टर्म, ओके थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, थर्ड टर्म इज independent of x in the expansion, जो हमें दिया था एक बार लिख लेते हैं। इन द एक्सपांशन क्या था यहाँ पे, हमें मुझे लग रहा है रूट एक्स था, यहाँ पे रूट 3 था, एंड उसका एक सेकेंड, इसके बाद क्या क्या दिया था हमें, हाँ रूट एक्स अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2x स्क्वायर। ओके, रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर होल रेज टू पावर 10। सबको समझ में आया स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? अच्छा अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया ना, तो वहां पे तो हमें इजिली आर की वैल्यू मिल गई थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सोल्व करते हो ना, तो आपको आर की वैल्यू जैसे फ्रैक्शन में मिल गई, जैसे अब वो यहाँ पे 2 मिला, 2 की जगह सपोज मुझे मिलता 1/2, तो वो वाले क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं होती। वो वाले क्वेश्चन में क्या होता कि जो एक्सपांशन में जितनी भी टर्म मिल रही है, वहां पे कोई भी टर्म में बेसिकली ऐसा हो ही नहीं रहा है जहाँ पे एक्स का पावर 0 बन रहा है। तो वो वाले केस में आपको लिखना पड़ेगा सिंस, क्योंकि हमें जो आर की जो वैल्यू मिलती है स्टूडेंट, वो हमें क्या मिलनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, 0 मिल सकते हैं, 1 2 3, फ्रैक्शन में अगर कभी मिल गई आपको कोई क्वेश्चन में, तो आप वो वाले केस में क्या बोलेंगे, देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द गिवन एक्सपांशन। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, किसी का तो माइक ऑन है यहाँ पे। निशा, Yes, ma'am. निशा आप म्यूट, ओके म्यूट कर लिया, थैंक यू। किसी को डाउट है इसमें? देखो ये थर्ड टर्म हमें ये मिला है 5/12, तो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन, ओके इन द एक्सपांशन ऑफ दिस वन। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। सो इन द एक्सपांशन ऑफ 5, इन द एक्सपांशन ऑफ। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने मिडिल टर्म का सीखा था लेकिन क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं किया है। तो लेट अस ट्राई टू सोल्व एक क्वेश्चन। ये जनरल टर्म वाले मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। स्टूडेंट ये वाला एक बार बता दीजिए, अगर जनरल टर्म मुझे लिखना है तो ये दो क्वेश्चन में से एक मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ये वाला होमवर्क, एक मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने जनरल टर्म में बहुत किया है। यहाँ पे अगर मैं थर्ड टर्म, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ, स्टूडेंट कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे अगर आपको समझ में आया हो तो? एवरीवन, जनरल टर्म मतलब r प्लस 1th टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे, n की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6cr। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस r। ठीक है, एंड यहाँ पे इंटू माइनस y का पावर कितना लेंगे स्टूडेंट, r। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि जनरल टर्म ही पूछ रहे लिखने के लिए, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो लिख सकते हो 6cr। ये हो जाएगा x का पावर 2 इंटू 6 माइनस आर ना, तो ये आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 12 माइनस 2r हो गया। एंड यहाँ से आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, -1 का पावर r इंटू वाई का पावर r। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म हो गया। किसी को डाउट? वैसे ही आप ये फोर्थ वाले का जनरल टर्म लिख सकते हो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या किया हमने? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा। ये भी मुझे लगता है ओके, यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिए मैंने ऐसा, एक सेकंड स्टूडेंट, तो ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर मिडिल टर्म वाला डिस्कस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, तो ये वाला करे कि वो वाला आप डिसाइड कीजिए। 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक होमवर्क में करना है और एक मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ये वाला मैं आप कर सकते हो, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब जनरल टर्म पहले, ओके एक वाला होमवर्क में देती हूँ, दूसरा वाला मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैम दोनों ही करेंगे। पक्का? एक तो मैं करा देती हूँ, नहीं तो फिर बाकी स्टूडेंट बोलेंगे सारे क्वेश्चन होमवर्क में ही दे रही है मैम। ओके, ये वाला मैं करा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, फिर 13 टर्म्स मुझे फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू में 12 सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस राइट डाउन द जनरल टर्म, मतलब आर प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी है पता नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 13 टर्म फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू 12 होगी। लेकिन अगर मुझे r प्लस 1 टर्म लिखना है तो पहले n की वैल्यू देखती हूँ, n की वैल्यू है 18। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 18cr। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9x। ठीक है, तो 9x होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 18 माइनस r। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे स्टूडेंट -1/3 इंटू रूट एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा r। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, प्लीज पूछिए। नो मैम। सही है ना हमने जो लिखा है?
Yes, ma'am. अच्छा मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहे तो x को एक काम कर सकते हो कि x का टर्म का एक साथ में इंडेक्स लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो कि जनरल टर्म तो आपने लिख दी है। अभी अगर आपको 13 टर्म फाइंड करनी है मतलब r की वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे t 12 प्लस 1, 13 टर्म मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 18 c12 इंटू 9x का पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, एंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट -1/3√x उसका पावर हो जाएगा 12। किसी को कुछ डाउट है इसमें? जस्ट एक बार तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मुझे लगता है आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जस्ट 18c12 का जो वैल्यू आते हैं वो लिखिए, यहाँ पे 9x का पावर हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे जस्ट सोल्व करके ये पार्ट आप मुझे लगता है कंप्लीट कर पाएंगे। कर सकते हैं ना स्टूडेंट? थोड़ा कैलकुलेशन बाकी है, आई होप यू कैन डू दिस वन। ठीक है, कर सकते हैं ना? कोई मुझे बताइए, आप नहीं तो बोलेंगे कि मैम सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे, क्योंकि ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली बोल रहे हैं आपको 13 टर्म फाइंड करनी है, मतलब r प्लस 1 13 है, मतलब r की वैल्यू 12 ले ली आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मिडिल, ओके ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट अभी एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए, या आप लेट हो रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आपका क्लास में थोड़ा सा टाइम है, तो आज के लिए ये क्वेश्चन फिर हम लास्ट करते हैं। मिडिल टर्म का क्वेश्चन आज होगा नहीं क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, 2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in this expansion is 6। तो स्टूडेंट ये चीज आपको काम आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन बताया था, कैसे आप उसको याद कर सकते हो, या आप चाहे तो ओरिजिनल जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पता है वहां से भी आपको पता चलेगा। a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की वैल्यू यहाँ पे x ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर m दिया है, इसका एक्सपांशन क्या होगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? MC0 याद है स्टूडेंट, अभी किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन, MC1 इंटू एक्स प्लस MC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा MCM x टू द पावर m। ठीक है, सबको समझ में आया इतना? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई मुझे ऑब्जर्व करके बताएगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? एनीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली एंड प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन आल्सो कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? MC2। वेरी गुड, MC2 आपको एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन इज 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट of x square in the expansion वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर m, एक सेकेंड यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आया है, ओके यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना आपको, इस 6, तो इसका मतलब है यहाँ पे MC2 आपका हो गया 6। एंड स्टूडेंट बस ये उसको हम सिंप्लीफाई करना है, सबको पता है NCR वाला फॉर्मूला, सेम यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से बात की जाए MC2 को हम लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे क्या दिया है अपने को, इसको दिया है 6 दिया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर में हमें m फैक्टोरियल दिख रहा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा है m फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर, तो आपको पता है m से पहले m माइनस 1 आएगा, उससे पहले m माइनस 2 आएगा, तो आप चाहे तो m इंटू m माइनस 1 इंटू जो बाकी के जितने भी टर्म्स है उसको m माइनस 2 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 एंड m माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये कैंसिल करेंगे एंड राइट साइड में 6 है, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। ठीक है, 6 इंटू 2 मतलब 12। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो अभी इसको सोल्व करने की 2 ट्रिक है, आप चाहे तो इसको क्या है m के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, 12 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वैसे भी आंसर आएगा,
अदरवाइज दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 12 है, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। m एक नेचुरल नंबर है तो m माइनस 1 भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो दो नेचुरल नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट 12 है और मैंने उनको देखो 4 इंटू 3 ऐसा लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे भी दोनों साइड में यही हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हो गई 4, m माइनस 1 हो गया 3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आप क्या करते 12 को लेफ्ट साइड में लेके जाते, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, m के टर्म में दो वैल्यू मिलती है, तो दो में से आपको एक वैल्यू डिस्कार्ड करनी थी, मतलब एक वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो दिखा देती हूँ जो भी हमने ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है स्टूडेंट, जो वो m आता है यहाँ पे m बोला है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा। इसके लिए जो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है m के टर्म्स में, वहां पे अगर आपको m की एक वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो एक वैल्यू को उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना, जो दूसरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपको 4 मिलेगी। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एंड आज मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए।